हेलो गाइज, आज हम करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा आई एच, जिसमें डेल्टा है चेंज, आई का मतलब आयोनाइजेशन और एच है एंथैल्पी। ओके, तो डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब यहाँ पर आइसोलेटेड गैसियस एटम में आइसोलेटेड का मतलब है जो बिल्कुल अकेला हो, गैसियस यानी गैस फेज में हो, और एटम का मतलब वो एटम होना चाहिए, मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। सो एज टू कन्वर्ट इनटू गैसियस कैटायन, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल अगर हम इसे समझें तो यहाँ पे सोडियम सोडियम जो कि है अभी सॉलिड फेज में, तो इसको कैसे भी करके हमें गैस फेज में बनाना है। सब्लिमेशन एंथैल्पी के जरिए भी बना सकते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस। और अब इस ये जो सोडियम है ये कन्वर्ट होगा Na पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन, यानी इसने अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर दिया। पहले ये 281 था, अब ये क्या हो गया, 28 हो गया। तो सोडियम का अगर हम डायग्राम देखें तो इसमें पहली शेल, दूसरी शेल और तीसरी शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो अब लॉस हो चुका है। अब इसमें सिर्फ पहली शेल, दूसरी शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं हमारे। ठीक है, 4 और 8, जिसमें दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 5 6 7 8। ठीक है, तो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी यूज हुई उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपली अगर इसे हिंदी में बोलें तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना हो तो जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब है कि आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो आएगी पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने में, रिक्वायर्ड मीन होता है कि हमेशा पॉजिटिव आएगी। सोडियम की बात करें तो ये सोडियम में 31 किलो जूल पर मोल इतनी होती है सोडियम के केस में। ठीक है, अब हम अगर इससे आगे बात करें आइसोलेटेड गैसियस एटम, जो कि अकेला है, गैस फेज में है और एटॉमिक फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हम लें तो एल्यूमिनियम एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हम ले सकते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम में पहला इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकालते हो, एल्यूमिनियम सिंगल पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट जो आपकी लगती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, तो वो होती है 578 किलो जूल पर मोल। ये हमारी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए होती है। अब सिंपल सी बात है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 283 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी अब 282। ठीक है, अभी एल्यूमिनियम में शुरुआत में प्रोटॉन कितने थे हमारे, टोटल 13 थे, इलेक्ट्रॉन भी हमारे टोटल 13 है। अब हमारे प्रोटॉन तो उतने ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, ये 12 हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें Al पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, और प्रोटॉन यहाँ पर हैं 13 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं 12। अगर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा है, और प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो प्रोटॉन में जो कि न्यूक्लियस में होता है तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, अगर प्रोटॉन जीतता है तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन जीतता है तो जेड इफेक्टिव कम है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करना है और हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो जेड इफेक्टिव है वो ज़्यादा हो चुका है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना पड़े तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो अब इसमें जो एनर्जी लगेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो लगेगी 1795 किलो जूल पर मोल की। इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में। ठीक है, और अब यहाँ पर प्रोटॉन अभी भी उतने ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 11। ठीक है, अब तीसरे इलेक्ट्रॉन को अगर निकालने की बात आए तो अभी सिचुएशन थोड़ी और वर्स्ट हो चुकी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन
जो हैं सिर्फ 11 हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन का जो पलड़ा है वो भारी है और इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन जीत चुके हैं, तो प्रोटॉन का मतलब हुआ प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, तो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव अब और ज़्यादा हो गया। और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी अब और भी ज़्यादा लगेगी। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो है 2758 किलो जूल पर मोल, यानी तीसरी एनर्जी और भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से एक बात तो कंफर्म होगी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, और इससे भी ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। ठीक है, अब अगर हम इसमें आगे डिस्कस करें इस चीज़ को, तो हमें ये पता लगता है कि कौन कौन से फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला फैक्टर जो है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करता है, वो है रेडियस। अगर रेडियस किसी की ज़्यादा होगी तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जितनी बड़ी रेडियस है तो उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब अगले केस में जाएं, दूसरे में फैक्टर में जाएं, तो किसी का अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही ज़्यादा होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ऑब्वियस बात है, ये तो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी ज़्यादा हो जाती है। और तीसरे केस में अगर हम देखें तो एस, एस के बाद आता है पी, पी के बाद आता है डी और लास्ट में आता है एफ। इलेक्ट्रॉन्स अगर एफ में है तो एफ का शील्ड कैसा होता है, पुअर। तो इसका शील्ड कैसा होता है, पुअर शील्ड, शील्डिंग इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं भाई, सिंपल सा खेल है। अगर क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहे हैं और बीच में बड़ी हाइट के बच्चे बैठ गए और लास्ट में छोटी हाइट के बच्चे बैठ गए, तो लास्ट वाली रो में छोटी हाइट के बच्चों को बोर्ड दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा न्यूक्लियस बोर्ड है और ये हमारी शेल है, और ये लास्ट में छोटी हाइट के बच्चे हैं, ये बैठे हुए हैं। और बीच में अगर बड़ी हाइट के बच्चों ने शील्ड बना लिया, स्क्रीन बनानी, तो इनका कनेक्शन न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट एफ का होता है, तो इसमें आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, कम होती है। ओके, लास्ट पॉइंट जो है वो है हमारा हाफ फील्ड और फुली फील्ड। जितने भी हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल होंगे तो उनमें आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो इन केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अच्छा, एफ में अगर पुअर शील्ड है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर पुअर शील्ड में है तो कम। ठीक है, तो ये चार फैक्टर हैं जो जिन पे ये इफेक्ट करेगा। अब क्वेश्चंस की बात कर लें तो सीबीएसई में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से बेरिलियम और बोरोन का जो केस है ये भी खूब पूछा जाता है। बेरिलियम और बोरोन में बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है और क्यों। तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 ये होती है। बोरोन की करें तो 1s2 2s2 और 2p में कितने हैं, 1। तो यहाँ पे, यहाँ मान के चलो कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक कौन है, 1s है, उसके बाद है 2s। यहाँ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक कौन है, 1s 2s और 2p सबसे दूर है। तो यहाँ न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक 2s है, तो विच इज़ मोर क्लोजली। इसका मतलब ये हुआ कि 2s इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एज कंपेरिजन टू 2p। 2s इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, इसीलिए यहाँ एनर्जी जो आपकी लगने वाली है वो बहुत ज़्यादा लगने वाली है, और यहाँ एनर्जी जो लगने वाली है वो बहुत कम लगने वाली है। तो बेरिलियम यहाँ जीतता है, बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट जो है वो ज़्यादा होगी। रीजन क्या है, रीजन है 2s इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। क्यों, क्योंकि वो क्लोज है बाय द न्यूक्लियस।
देन या फिर एज कंपैरिजन टू 2p। ठीक है, तो इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। सेकंड केस अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कॉन्फ़िगरेशन करें तो यहाँ है 1s2 2s2 2p4, यहाँ है 1s2 2s2 और 2p कितना है 5। तो सॉरी 2p5 नहीं 2p3। अच्छा, यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है हमें कि p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, और हाफ फील्ड तो अभी भी बताया था बहुत स्टेबल है, तो इसीलिए यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है आपकी वो क्या लगेगी ज़्यादा, और यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन में 2p ऑर्बिटल नाइदर हाफ फील्ड नॉर फुली फील्ड। ठीक है, यहाँ हाफ फील्ड मोर स्टेबल होने की वजह से, तो यहाँ का प्रॉपर रीजन क्या होगा, हाफ फील्ड मोर स्टेबल होने की वजह से नाइट्रोजन में आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, तो इस केस में भी नाइट्रोजन जीतता है। ठीक है, अब अगला केस डिस्कस कर लेते हैं। एक और केस है, थर्ड केस, और वो है किसके बीच में, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ऑक्सीजन अगेन 1s2 2s2 और 2p4, यहाँ पे है 1s2 2s2 और 2p5। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें यहाँ से या यहाँ से। ऑक्सीजन जो कि बिलोंग करता है 16th ग्रुप में, और फ्लोरीन जो कि बिलोंग करता है 17 ग्रुप में। ठीक है, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये हाफ फील्ड है या फिर ये फुली फील्ड है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा फैक्टर लगेगा, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव वाले केस में एज यू गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ जेड इफेक्टिव वाले केस में यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन का बढ़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जिसका अभी भी बताया था जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो यहाँ पर ठीक ठीक कौन जीत गया, हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन यहाँ जीतता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा केस हमने लगाया है, यहाँ हमने केस लगाया है जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ फ्लोरीन क्या होगी, इज हाइयर, ये होगी। ठीक है, तो ये तीन केस डिस्कस हो गए। एक और भी केस है जो एग्जाम में वो पूछते हैं, वो है सोडियम और नाइट्रोजन का केस। तो और नाइट सोडियम और मैग्नीशियम का केस, हाँ मैग्नीशियम का केस। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 और 3s2। और केस जो डिस्कस करना है यहाँ पे वो है केस वन, कि पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट क्या होगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट हमारी वो कम होगी, और यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो फर्स्ट है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। रीज़न क्या रहेगा भाई, रीज़न ये रहेगा कि सोडियम और मैग्नीशियम बिलोंग करते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करता है और ये सेकंड ग्रुप में बिलोंग करता है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि एज यू गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो यहाँ पर मैग्नीशियम जीत जाएगा, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ज़्यादा होगी, तो इस केस में मैग्नीशियम जीतता है। और रीजन क्या रहेगा हमारा, वो जेड इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, अच्छा केस सेकंड जो है उसको भी अगर हम डिस्कस करें, केस सेकंड, तो इस केस में सोडियम अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है तो पॉजिटिव है, और मैग्नीशियम भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है तो ये भी पॉजिटिव है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब करें तो 1s2 2s2 2p में 6 है, और इसकी करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s में 1 है। ठीक है, अब इस केस में इसने स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर चुकी है, तो अब यहाँ पर जो हमारी एनर्जी लगने वाली है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा लगेगी।
यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लगेगी और यहाँ एनर्जी है जो वो कम लगेगी। तो रीजन क्या रहेगा? रीजन रहेगा एक तो सोडियम पॉजिटिव एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा रीजन जो रहेगा वो ये है कि P6 जो है वो फुली फिल्ड और मोर स्टेबल, फुली फिल्ड और मोर स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ इस वजह से सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए जो जीत होती है वो किसकी होती है? सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड है, मोर स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।